हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप हमारा चैप्टर है, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी। क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी फालतू बातें करके सीधे पढ़ाई पे आते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल होने वाली है। बेसिकली कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है वो हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल पाएंगे। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि सर ये पार्टनरशिप होती क्या है। तो पार्टनरशिप क्या होती है सर, वो देखिएगा। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है वो है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशन है लोगों के बीच में, पर्सन्स बोला गया यहाँ पे, पर्सन्स, ठीक है। ऐसा रिलेशन है लोगों के बीच में जो कि सहमत है बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। जो कि किस चीज पे एग्री हो रहे हैं, बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। ऐसा बिजनेस जो कि या तो सब मिलकर चला रहे हैं या फिर कोई उनके बिहाफ पे चला रहा है। ठीक है जी, ये सिंपल सी डेफिनेशन हमको मिलती है। इसी डेफिनेशन से देखिएगा आप फीचर्स निकाल लोगे। देखिए फीचर्स देखिएगा तो पार्टनरशिप के आपको फीचर्स यहीं से मिल जाएंगे बेटा। सबसे पहले देखिए, इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। क्या बोला इन्होंने, पर्सन्स। तो पहला फीचर हमारे पास क्या आ गया कि देयर आर 2 और मोर पर्सन्स इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए। तो सर 2 या 2 से ज्यादा का मतलब क्या है, तो बेसिकली मिनिमम आपको 2 बंदे चाहिए और मैक्सिमम जो लिमिट है वो आपकी 50 है। ठीक है जी, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50 है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ भी अगर मान लो जो कानून है, जो पार्टनरशिप की जो फर्म्स है, पार्टनरशिप बिजनेस है, उसको गवर्न करता है, वो होता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या होता है वो, पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है जी। पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ भी मसला होगा तो इस कानून की, इस एक्ट के तहत हम लोग उस चीजों को देखते हैं, उस चीजों का निपटारा होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप के फॉर्मेशन के बारे में सारी चीजें बता रहा है। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम लिमिट है 50% की, ये पार्टनरशिप एक्ट ने सर नहीं बताया। ये पार्टनरशिप एक्ट ने नहीं बताया, ये आपको कंपनीज रूल ने बताया। क्या, किसने बताया, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनीज रूल्स जो है उसके अंदर आपको गिवन है कि मैक्सिमम लिमिट जो पार्टनर्स की होगी वो 50 होगी सर। तो यहां तक बात समझ में आ गई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50 जो है ये किसने दी, तो आपके पास ऑप्शन में रहेगा पार्टनरशिप एक्ट। आप गलती से उसको टिक कर दोगे, ऐसा मत करना। पार्टनरशिप एक्ट ने आपको मैक्सिमम लिमिट के बारे में नहीं बताया। ये मैक्सिमम लिमिट हमको कंपनीज रूल्स बताता है, कंपनीज एक्ट के थ्रू बता देता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक सिंपल बात समझ में आ गई कि 2 बंदे होने चाहिए और 50 आदमी मैक्सिमम हो सकते हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए। अब सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, स्टार बना के लिख रहा हूं, पर्सन्स हु कैन नॉट बी ए पार्टनर, जो पार्टनर नहीं बन सकते। सर पार्टनर नहीं बन सकते, हाँ ऐसे लोग हैं जिनको हम पार्टनर नहीं बना सकते। कौन है वो लोग, समझिएगा। सबसे पहला तो है आपका इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन मतलब कोई इंसॉल्वेंट मींस जो कंगाल है, जिसके पास कुछ नहीं चुकाने को, अगर उस पर कुछ लायबिलिटी होगी तो पे ही नहीं कर सकता, तो कोई इंसॉल्वेंट पर्सन है वो आपका पार्टनर नहीं बन सकता सर। ओके सर, फिर माइनर पर्सन भी पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर का मतलब हो गया जिसकी एज जो है बेटा वो लेस देन 18 ईयर्स है, वो माइनर कहलाता है। तो माइनर पर्सन, बच्चा बेसिकली पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है। थर्ड आप देखिएगा तो आता है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है, ये पगला है। क्या है ये, पगला, पागल। ये पगला भी नहीं बन सकता पार्टनर। ठीक है, कोई पागल इंसान है उसको आप पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है सर। और एक आप समझिएगा डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई भी ऐसा इंसान जिसको कानून जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है
टू बी ए पार्टनर, जिसको कानून ने मना किया कि भैया आप पार्टनर नहीं बन सकते, हम आपको परमिशन नहीं देते आप किसी के साथ भी पार्टनरशिप कर सको। तो ठीक है जी, तो इस तरह के कुछ लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते, तो ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो माइनर होता है ही कैन शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, ये बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, ये बिजनेस के प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, पर ये पार्टनर नहीं कहलाएगा। सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर है, एक ही डेथ हो जाती है, उसका बच्चा है 15 साल का है, तो वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स ले लेगा, पर उस पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर नहीं बनेगा जब तक कि उसकी एज 18 साल नहीं हो जाती। बेसिक पॉइंट ये है, ये समझिएगा, आपको अलाउड क्यों नहीं, इसका बेसिक कंसेप्ट समझिएगा कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कि आप जो है जब तक, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि जब तक आप मेजर नहीं हो आप किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। बेसिक बात समझिएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर आप 18 साल से कम के हो तो आप किसी के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते तो आप पार्टनर नहीं बन पाओगे, बेसिक बात ये, ठीक है जी। तो ये लोग पार्टनर नहीं बन सकते, ये पार्टनरशिप के प्रॉफिट्स को शेयर कर सकता है। मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, मैक्सिमम लिमिट इज 50, जो कि हमको दिए कंपनीज रूल्स ने। तो ये एक बात समझ में आ गई सर, तो मैं इसको रब कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए, एक फीचर हो गया, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा फीचर देखते हैं। तो सर दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है सर कि एग्रीड, इन्होंने क्या बोला? एग्रीड, दैट मीन्स एग्रीमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एग्रीमेंट की। तो पार्टनरशिप जब होगी तो एग्रीमेंट होना जरूरी है, पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, एग्रीमेंट का मतलब होता है सिर्फ सहमति, तो वो वर्बल भी हो सकता है, तो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड वेदर इट्स ओरल और रिटन, ठीक है जी। एग्रीमेंट होना जरूरी है टू बी ए फॉर्म ए पार्टनरशिप, ठीक है जी। चलिए, ये बात भी हो गई सर। इसके बाद सर, इसके बाद है शेयरिंग। तो यहां पर क्या होगा बेटा? यहां पर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होगा। क्या होगा यहां पे? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, इन एग्रीड रेशियो, ठीक है जी। तो प्रॉफिट बटेगा पार्टनर्स के बीच में जिस भी रेशियो पे उन लोगों ने एग्रीमेंट किया है, उस रेशियो के अंदर। यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या लॉस होगा तो वो भी बटेगा? बिल्कुल सर, लॉस होगा तो भी बटेगा। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कोई पार्टनर ऐसा हो जो लॉस हो तो ले ही ना? तो सर ये भी हो सकता है, स्टार बना के लिख देता हूं, ठीक है। अगर आप अलाउ कर रहे हो किसी को तो इट इज पॉसिबल टू बी ए पार्टनर इन शेयर ऑफ प्रॉफिट ओनली, ठीक है जी। तो बेसिक बात हमने किया कि एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो मान लो ए और बी, अपन ए बी को लेके चलते हैं, ए बी पार्टनर है, तीसरा सी आता है कि ठीक है साहब मुझे पार्टनर ले लो। ए बी को लगता है कि भैया फंड लगाएगा, पैसा लाएगा, दूसरा इस बंदे के अंदर थोड़ा मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी है तो बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी, पर वो बोलता है कि भैया मैं लॉस वॉस में शेयर नहीं करूंगा। तो अगर ए और बी एग्री है कि ठीक है भैया हम आपको ले लेंगे एज ए पार्टनर, आप प्रॉफिट में शेयर ले लेना, लॉस हो तो आप लॉस का शेयर मत लेना, तो उस केस में दिक्कत नहीं, ऐसा भी पार्टनरशिप में हो सकता है, ठीक है जी। तो ये 2 फीचर समझ में आ गई, एग्रीमेंट होना जरूरी है और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे होगी, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आप देखिएगा फोर्थ फीचर क्या कहता है। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, फोर्थ फीचर है वो हमारा क्या है, तो यहीं से आएगा। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गई, अब आ गया बिजनेस। अब क्या आ गया? बिजनेस। तो इन्होंने क्या बोला फोर्थ फीचर में कि भैया बिजनेस पर्पज होना चाहिए, बिजनेस पर्पज होना चाहिए। पार्टनरशिप जब होगी तो बिजनेस के लिए होगी, पार्टनरशिप जब होगी तो बिजनेस के लिए ही होगी। पर्पज क्या होगा? बिजनेस पर्पज होना जरूरी है। दैट मीन्स टू कैरी ऑन बिजनेस। पार्टनरशिप किसके लिए होगी? टू कैरी ऑन बिजनेस। और बिजनेस से मतलब हम समझ गए कि यहां पर इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है हमारी प्रॉफिट कमाने की, इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। तो इससे कंक्लूजन निकल के आया कि भैया पार्टनरशिप जो है चैरिटी के लिए नहीं होती। आप ऐसा नहीं करते कि चलो भैया हम दान दक्षिणा दान पुण्य करेंगे उसके लिए पार्टनरशिप कर लें, दान वान करने के लिए पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप बिजनेस मोटिव से ही होती है, ठीक है सर। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और एक और फीचर हम देख लेते हैं। ये भी एक फीचर है कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इट सिंपली मींस कि पार्टनरशिप जो बिजनेस है वो सब लोग मिलकर भी कर सकते हैं और सबके बिहाफ पे कोई एक भी कर सकता है। फीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक फीचर और ले लेते हैं हम लोग, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान दीजिएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी से यहाँ पे मतलब क्या है कि सिंपल सा मतलब है बिजनेस में इतने लॉसेस हुए कि जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट किया था वो भी कम पड़ गया।
अब उनका कैपिटल भी खत्म हो गया है लेकिन लॉसेस बहुत ज़्यादा है। इन दैट केस जो भी हमारी लाइबिलिटीज हैं उनको हमें पैसा चुकाना पड़ेगा, और उन पैसा चुकाने के लिए हमारी जो पर्सनल एसेट्स है, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो भी बिक सकती है। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी यूटिलाइज्ड या कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ liabilities of the business। सो ये बेसिक बात आ गई पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब राइट्स ऑफ पार्टनर वगैरह को मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। राइट क्या होंगे, पार्टनर के राइट बन जाते हैं, प्रॉफिट को बांटेंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट को बांटेंगे। पार्टनर्स के राइट ये है कि कोई भी पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को बिजनेस में अपनी दुकान पे बैठने से रोकेगा नहीं, ठीक है ना। अभी मेरे साथ आप लोगों से किसी ने पार्टनरशिप करी और मैं बैठना चाहता हूँ दुकान में कि भैया मैं संभालूंगा दुकान को, मैं भी आऊंगा, तो आप मुझे रोक थोड़ी सकते हो। तो पार्टनर होगा वो दुकान में बैठने का भी उसको हक है। इसके अलावा पार्टनर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स कभी भी बिजनेस के चेक कर सकता है। वेरी गुड, ये सारी बातें हमें पता है। तो भैया पॉइंट ये आता है कि सर ये सब कुछ ठीक है, ये पार्टनरशिप करनी ही क्यों, हमें जबरदस्ती हमारे सिलेबस में क्यों ऐड कर दिया पार्टनरशिप, एक पूरी किताब है इस पे। तो पार्टनरशिप आपके सिलेबस में ऐड हो गया, अच्छी बात है। 12th क्लास के अंदर आप पार्टनरशिप ऐड हो गया, मतलब 11th के बाद आप जब पढ़ रहे हो तो पार्टनरशिप पढ़ रहे हो 12th में, ठीक है। 11th में आपने क्या पढ़ा, 11th में आपने पढ़ा प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ा आपने, प्रोप्राइटरशिप। अभी प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है सर, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है, जहां पर ओनर जो है वो सिंगल ओनर है, सिंगल बिजनेस में एक ही मालिक है। यहां पर जो है बिजनेस में 2 और अप टू 50, मिनिमम 2 बंदे और मैक्सिमम 50 लोग तक पार्टनर बन पा रहे हैं, ठीक है जी। तो एक फर्क तो ये हो गया। इसी के साथ एक लिमिटेशन आती है प्रोप्राइटरशिप की, क्या आती है, लिमिटेशन। भैया कुछ लिमिटिंग फैक्टर है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी, कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है वो देखिएगा। सबसे पहली कमी तो ये है कि आपको एक्सपेंशन करना है सर, आपको एक्सपेंशन करना है, तो फंड्स कहां से लाओगे ज्यादा, ठीक है, फंड्स कहां से लाओगे, ठीक है जी। फंड इतना इजीली थोड़ी मिल जाएंगे, फंड्स तो कहां से लाओगे आप, ब्याज पे लोगे पैसा, बैंक से लोन लोगे, वो लायबिलिटी होगी, पैसा चुकाना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फंड्स कहां से लाओगे, ये एक लिमिटेशन है, ज्यादा फंड्स आपको चाहिए। इसके अलावा जो रिस्क है, रिस्क ऑन सिंगल पर्सन। बिजनेस में अगर फेलियर होता है, अगर बिजनेस हमारा फेलियर होता है तो बिजनेस का जो रिस्क है वो एक ही बंदे के ऊपर है, पूरा का पूरा नुकसान एक ही इंसान उठाएगा, पूरा का पूरा नुकसान एक ही आदमी का होगा, ठीक है जी। ये एक हमारा लिमिटिंग फैक्टर हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मैनेजमेंट है वो भी एक ही बंदा कर रहा है, मैनेजमेंट भी एक ही बंदा कर रहा है, तो सारा कंट्रोल बिजनेस को एक ही आदमी कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है एक आदमी सब कहाँ तक कुछ काम करेगा, बेसिकली उसको अपने साथ और लोगों को जोड़ना पड़ेगा अगर वो बिजनेस को ग्रो करना चाहता है। एक इंसान सारे डिसीजन नहीं ले सकता। पॉइंट इज, अगर हम बात करें जैसे जो बड़े बिजनेसमैन है वो लोग देखिएगा अकेले नहीं है, उन सब के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करती है हमारी पार्टनरशिप। यहाँ पे न्यू कैपिटल आ जाएगी, फंड्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई आपकी सर। रिस्क एक बंदे में था, यहाँ पे रिस्क क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में। रिस्क डिवाइड हो जाएगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। अब पार्टनर्स क्या, जो आदमी सिंगल, जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता है, जो सिंगल ओनर है उसको हम प्रोप्राइटर बोलते हैं, और जो पार्टनरशिप में ओनर्स होते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं, ठीक है सर। तो जो रिस्क है वो किसके बीच में डिवाइड हो जाएगा, वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी अब क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट भी अब एफिशिएंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि भैया अब और स्पेशलाइज्ड लोग आ जाएंगे बिजनेस को संभालने के लिए, ठीक है। तो इसलिए लोग पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो 11वीं कक्षा के अंदर आप जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ के आए हो। 11th क्लास में आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ गए हो। 12th के अंदर आप पार्टनरशिप पढ़ोगे, आप कंपनी पढ़ोगे, ठीक है। तो 12th के सिलेबस में क्या है, पार्टनरशिप और कंपनी है सर। तो यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक है। तो 11th के अंदर आपने बेसिक सारी चीजें पढ़ ली, वो सारा कहीं ना कहीं बेस बनता है पूरी अकाउंटिंग का। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 11th क्लास में जो भी आप पढ़ गए पूरा पूरा बेस अकाउंटिंग का, बेसिक अकाउंटिंग आप पढ़ के आए हो। अब यहाँ पर आप जो है अलग अलग चीजें देखोगे कि पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है या कंपनी के केस में क्या क्या होता है। चलिए, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन सर हमने पढ़ ली। अब एक और चीज आती है, वो कहलाती है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड, और इसको सिर्फ डीड भी हम बोल सकते हैं।
तो ये है सर पार्टनरशिप डीड। ये सर पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड क्या है सर? ये क्या नई चीज ले आई आप, क्या आ गया ये? तो पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है बाबू, आपने भी क्या देखा था? हमने देखा था कि एग्रीमेंट होना जरूरी है। पार्टनरशिप करने के लिए एग्रीमेंट रिक्वायरमेंट रहती है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि जो तुमने रिटर्न एग्रीमेंट किया है ना, इट इज रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, इट इज रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप कंटेनिंग all terms and conditions of partnership duly signed by each partner। सभी पार्टनर्स ने इस पे साइन किया है, अपना एग्रीमेंट दिया है कि ठीक है भैया हम इस पार्टनरशिप को इन गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे रन करेंगे। ठीक है, तो जो भी बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन सारी की सारी मेंशन होंगे पार्टनरशिप डीड में, ये रिटन एग्रीमेंट होगा, साइंड होगा। क्लियर है? तो ठीक है जी, चीजों को प्रमाण मिल गया, बेसिकली एविडेंस हो गया, सबूत हो गया कि पार्टनरशिप जो है, जब हमने पार्टनरशिप की थी, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन जिसके बेसिस पे हमने बिजनेस किया है, तो यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो इसी को देख के हम लिख लेते हैं इसका फायदा क्या है सर। तो सिग्निफिकेंस क्या है, नीड क्या है, इसकी डीड की नीड क्या है, नीड इंपोर्टेंस क्या है, क्वेश्चन आ जाए आपके पास गलती से, और सिग्निफिकेंस क्या है सर वो मुझे बता दीजिए। तो अभी बताते हैं बेटा, आपको सिग्निफिकेंस भी बताते हैं, नीड भी बताते हैं, जो भी है पार्टनरशिप डीड की। तो डीड की सबसे पहली फायदा क्या है आपको कि इट हेल्प्स टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग पार्टनर्स। क्यों भैया ऐसा? सिंस ऐसा क्यों होगा? ऑल terms and conditions of partnership are mentioned here। तो कोई भी किसी भी तरह की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर्स के बीच में नहीं होगी, क्योंकि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी बिजनेस की हैं सब की सब यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी पुअर है बेटा, तो इसके लिए माफी, बाकी कोई बात नहीं, मैं कर भी कुछ नहीं सकता, हैंडराइटिंग ऐसी रहेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे साफ सुथरा लिखने की। नेक्स्ट आप समझ लीजिएगा, अगर झगड़ा हो भी जाए, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हो भी जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाए, तो क्या होगा सर? तो सिंपल सा है, इट सर्व्स एज एविडेंस, सबूत के तौर पे, इट सर्व्स एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ in case of dispute among partners, in case of dispute among partners। तो पार्टनर्स के बीच में कुछ झगड़ा होता है, तो जो कोर्ट है हमारा, जो जहाँ पे कानून हमको न्याय मिलना है, जो हमारा न्यायालय है, वहां पर एज एविडेंस हम लोग डीड को रखेंगे, उस डीड के बेसिस पे जज साहब जो है हमारा फैसला सुनाएंगे। ठीक है साहब, यहाँ तक बात समझ आ गई पार्टनरशिप डीड के बारे में, क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ इससे रिलेटेड जो आता है वो आता है कि भैया अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा यार, क्या होना है, हैं? नहीं बेटा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड हमारा टॉपिक है। क्या? रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ डीड। बड़े ही सिंपल से रूल हैं, देखिएगा सबसे पहले कि भैया पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स आपस में झगड़ा करते हुए जज साहब के सामने चले गए। ठीक है, पार्टनर्स झगड़ रहे हैं, अब उस झगड़े का निपटारा जज साहब कैसे करेंगे? जज साहब बोलेंगे साहब डीड बताओ, वो बोलेंगे डीड तो है नहीं। डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो भी प्रोविजंस है, जो भी इसके अंदर कानून बने हुए हैं, उसके तहत जज साहब जो है फैसला सुनाएंगे। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले हम बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर कि प्रॉफिट कैसे बांटे सर, प्रॉफिट कैसे बटेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, प्रॉफिट बटेगा इक्वल। क्या बटेगा? इक्वल। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है सर, डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा अपने आप में यहाँ पे एक टॉपिक भी आएगा, पर आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर जर्नल एंट्री में पढ़ा भी होगा, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सैलरी कमीशन टू पार्टनर्स, तो किसी भी तरह की पार्टनर्स को कोई पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं होगी, अलाउड नहीं है। ठीक है,
तीसरी बात हम कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर, भैया जब तुम्हारे को इंटरेस्ट, कैपिटल पे हमने इंटरेस्ट नहीं दिया फर्म ने, तो तुम ड्राइंग पे इंटरेस्ट थोड़ी दोगे, तो ये भी चार्ज नहीं करना, नोट टू बी चार्ज। ड्राइंग पे इंटरेस्ट समझ गए, ड्राइंग्स तो आप लोग जानते हो, कक्षा 11 में पढ़ गए। ड्राइंग्स क्या होती है, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया तो उस पर अब इंटरेस्ट जो है फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से, तो ऐसा नहीं है। अगर डीड में मेंशन नहीं है इसके बारे में तो चार्ज नहीं करेंगे। अब एक और लास्ट समझ लो, वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कभी कभी क्या होता है, फर्म को जो है फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो फर्म जो है एक्सटर्नल सोर्सेज के लिए जाती है। कहने का मतलब जरूरी थोड़ी है सब लोग एडिशनल कैपिटल और बिजनेस में लेके आए, हर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आए ऐसा जरूरी नहीं है, सिंपल सी बात है। और होता भी नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि अगर एक पार्टनर के पास पैसा है तो अगर वो कैपिटल के फॉर्म में पैसा बिजनेस में और डालेगा तो कहीं ना कहीं वो और प्रॉफिट शेयर की वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा, मांग करेगा, ठीक है जी। तो वो जरूरी नहीं है सारे पार्टनर्स उसके ऊपर एग्री हो। तो इस केस में उनके पास ऑप्शन आता है कि पैसे की जरूरत है तो बैंक से लोन ले लेगी फर्म, बैंक से लोन लेगी तो वहीं पर पार्टनर जो होता है जिसके पास पैसा है वो भी फर्म को लोन दे देता है। तो उस केस में वो एक तरीके से हमारे पास जो लोन आया है वो फर्म की क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। आपने कक्षा 11 में पढ़ा है इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी का मतलब होता है अपने की लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब दूसरे की, बाहर वाले की लायबिलिटी, घर वाले की नहीं बाहर वाले की। तो बिजनेस के लिए जो घर वाला होता है उसका ओनर होता है, ओनर के रिश्तेदार नहीं होते, ओनर की बीवी, ओनर के बच्चे नहीं होते। बिजनेस के लिए ओनर उसका अपना होता है, उसका ओनर, ठीक है, घर वाला है उसका ओनर। तो उन लायबिलिटीज को टुवर्ड्स द ओनर जो लायबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। तो इंटरनल लायबिलिटी हो गई बेसिकली कैपिटल, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स, ठीक है जी, बात समझ आ गई। उसके अलावा जो भी लायबिलिटी है वो एक्सटर्नल सोर्सेस की लायबिलिटी कहलाती है। तो जो आउटसाइडर्स लायबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो पार्टनर ने लोन दिया है वो जो लायबिलिटी कहलाती है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। पार्टनर से जो हमने लोन लिया है उसकी हमने कैटेगरी जो रखी है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी के फॉर्म में रखी है, इन द सेंस कि पार्टनर का लोन पे ऑफ करना कंपलसरी है फर्म के लिए और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। तो अगर पार्टनर से लोन लिया है फर्म ने, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर झगड़ा हो रहा है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो जाएगा 6% पर एनम। सालाना रेट है 6%, 6% की रेट से इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो उस पर हमें देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ तक कुछ चीज़ें हो गई जो कि हमारी थ्योरेटिकल है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और एंड सो हम पूरे टॉपिक्स जो है कवर करते जाएंगे। हर क्लास में छोटी छोटी क्लास हम रखने की कोशिश करेंगे। तो होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल, टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों।